अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर आतिफ नसीम और आज मैं लाया हूं आपके लिए ईटा 2019 का इंजीनियरिंग का पेपर और उसमें आज हम डिस्कस करेंगे फिज़िक्स के क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, टोटल क्वेश्चंस आपके फिज़िक्स के ईटा के इस पेपर में जो कि इंजीनियरिंग का पेपर था, रिसेंट पेपर था 2019 का। टोटल फिजिक्स के क्वेश्चंस इसमें 60 क्वेश्चंस थे, जिसमें फर्स्ट ईयर से भी 30 क्वेश्चंस लिए गए हैं और सेकंड ईयर से भी 30 क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो तकरीबन रेशो जो है वो दोनों ईयर का यहाँ पर जो है वो 50-50% रेशो था। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस और फिर सेकंड ईयर के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इस पेपर को ख़त्म करने में शायद हमारे 3 to 4 लेक्चर्स जो हैं वो इसमें कवर हो। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका वेव से लिया गया है और ये डॉपलर्स इफेक्ट पे क्वेश्चन है। आसान सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि जब सोर्स और रिसीवर दोनों रेस्ट में होते हैं तो आपके साथ जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है वही फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व भी होती है। लेकिन जब सोर्स और रिसीवर रिलेटिव मोशन में आ जाते हैं तो फिर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और रियल फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है एंड दिस अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड डॉपलर्स इफेक्ट। उसमें स्टूडेंट्स आप हमेशा ये बात याद रखें कि अगर रिलेटिव मोशन की वजह से सोर्स और रिसीवर करीब आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी और अगर सोर्स और रिसीवर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो फिर अपेरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके साथ है कि रियल फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है। एक जो है ऑब्जर्वर है जो आपके साथ जो है विथ वेलोसिटी 30 मीटर्स पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ द साउंड इज 330 meters per second, the frequency observed by the observer is this much। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो है मैंने तो अभी रीड किया इसे। जब मैं इस पेपर के सोल्यूशन कर रहा था तो उस वक्त मुझे लगा कि शायद सोर्स जो है वो मोशन में है, लेकिन यहाँ पे जो है अच्छा सोर्स ही मोशन में है। ठीक है। तो अ सोर्स ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज इज मूविंग टूवर्ड्स एन ऑब्जर्वर। ठीक है। तो सोर्स जो है वो मोशन में है और सोर्स का जो स्पीड है वो आपके साथ है 30 मीटर्स पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, जब सोर्स मोशन में हो तो उस वक्त आप जो है ये फार्मूला देख लें। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है v डिवाइडेड बाई v माइनस a इंटू एफ, जिसमें v स्पीड ऑफ साउंड है और a इसमें सोर्स ऑफ स्पीड ऑफ सोर्स है। तो आप इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं आसानी से। 330 डिवाइडेड बाई 330 माइनस 30 इंटू 500, इससे आप कैंसलेशन कर लें। सो यू विल गेट जो है जीरोस को कैंसिल कर दें और 33 पे 3 को डिवाइड कर लें तो आपके साथ 11 आंसर आ जाएगा। तो 11 इंटू 50। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताया है, चूंकि आपके साथ कैलकुलेटर नहीं होता तो आप 11 इंटू 50 को अगर डायरेक्टली सॉल्व करना चाहें तो आप 11 की जगह 10 प्लस 1 लिख सकते हैं और फिर आप इसको 50 से मल्टीप्लाई कर लें तो आप यू विल गेट 500 प्लस 50 और आप आसानी से 550 आंसर की तरफ जा सकते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए हियर। ठीक है, 550। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो रोटेशनल मोशन के बारे में है। एन ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ जिसका वेट 90 न्यूटन है। तो अगर वो अर्थ के सरफेस से 3r अर्थ के सेंटर से 3r डिस्टेंस पे हो तो फिर उसका जो है वेट आपके साथ कितना होगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप प्रोपोर्शनैलिटी से भी हल कर सकते हैं और फार्मूलाज और फिर उनको डिवाइड करने से भी आप हल कर सकते हैं। लेट्स सपोज जिस वक्त अर्थ के जो बॉडी जो है अगर वो अर्थ के सरफेस पे पड़ा है तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन वेट की वैल्यू है g मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय r स्क्वायर और वो गिवन है कि वो 90 न्यूटन है। लेकिन ये न्यू वेट जो है इसमें आप r की जगह 3r पुट कर दें और उस 3r की जगह आपके साथ 1/9 आ जाएगा और जो बाकी जो वैल्यू है वो तो आपके साथ 90 न्यूटन ही है।
तो ये 90 न्यूटन डिवाइडेड बाय 9 आपके साथ 10 न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। अगर आप इसे प्रोपोर्शनलिटीज पे हल करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स अगर आप इस फार्मूला को देखें तो इस फार्मूला में जी भी कांस्टेंट है, मास ऑफ द अर्थ भी कांस्टेंट है और मास ऑफ द बॉडी भी वही बॉडी है। तो इसका मतलब वेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो अगर आपके साथ जो है डिस्टेंस 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया तो वेट आपके साथ 9 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। आप 90 को 9 टाइम्स डिक्रीज करें या उसे आप जो है 9 पर डिवाइड कर दें, सो यू कैन इजीली गेट एन आंसर ऑफ 10 न्यूटन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी जैसे हमने उस मेडिकल के पेपर में भी डिस्कस किया था कि कुछ स्टेटमेंट्स आपके साथ कंफ्यूजिंग होते हैं, वो मिसप्रिंट की वजह से या आपके साथ गलत स्टेटमेंट की वजह से हमें उसका सही पता नहीं चलता। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी तरह क्वेश्चन है। नॉर्मली ये क्वेश्चन है कि 2 पाई रेडियन पर सेकेंड इज इक्वल टू द फॉलोइंग। पहली बात तो ये है स्टूडेंट्स कि रेडियन पर सेकेंड जो है ये एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट है और रिवॉल्यूशन जो है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है। तो आप कैसे एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के इक्वल कर सकते हैं? पहला मसला तो ये है। चलें अगर हम इस 2 पाई रेडियन पर सेकेंड से ये पर सेकेंड भूल भी जाएं, सिर्फ रेडियन जो है हम जो है वो कंसिडर कर लें, तो फिर अगर कन्वर्जन करें तो आपको पता है स्टूडेंट्स के 2 पाई रेडियन जो होता है वो 1 रिवॉल्यूशन के इक्वल होता है और वो ऑप्शन यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो बहरहाल इस क्वेश्चन में मैं तो किसी आंसर को कंक्लूड नहीं कर सकता। अगर आप में से कोई स्टूडेंट जो है इसका कोई रीजन और आंसर बताना चाहें तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फ्लूइड डायनामिक्स से लिया गया है और आसान सा क्वेश्चन है। द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। स्टूडेंट्स आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है और बर्नूली इक्वेशन जो है वो हमारे साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ ऑप्शन नंबर सी है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो असल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से निकाला गया है और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की फाइनल स्टेटमेंट ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ एरिया विद द वेलोसिटी ऑफ द लेयर इज ऑलवेज कांस्टेंट throughout the fluid motion in a pipe. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी फ्लूइड डायनामिक्स से लिया गया है और इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये है कि as the attraction between the nucleus and the foreign electron increases, potential energy of the system increases, unaffected decreases या first increases and then decreases. Sorry students, ये क्वेश्चन जो है ये फ्लूइड डायनामिक्स से नहीं है, ये क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी से है आपके साथ। तो इसको हम चेंज कर देते हैं वर्क पावर एनर्जी में। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 4 से है, वर्क पावर एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ये जनरली हमने इसको डिफाइन किया था कि इट इज द वर्क डन अगेंस्ट अ स्पेसिफिक फोर्स। जब आप एक खास फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करते हैं तो आपके साथ जो है पोटेंशियल एनर्जी बॉडी में स्टोर हो जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स वर्क डन करने के लिए आपने उस बॉडी को फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट देनी होगी। लेट्स सपोज ग्रेविटेशनल फोर्स का मकसद है कि बॉडी को सरफेस की तरफ लाया जाए, लेकिन जब हम उस बॉडी को सरफेस से दूर ले जाते हैं तो तब उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो कहा जा रहा है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स था वो इंक्रीज हो गया है। तो स्टूडेंट्स जब फोर्स इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो न्यूक्लियस के करीब आएगा। जब वो न्यूक्लियस के करीब आएगा तो आपके साथ विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी।
स्टूडेंट्स, आप इस न्यूक्लियस को अर्थ कंसिडर करें और इलेक्ट्रॉन को आप एक बॉडी कंसिडर करें। तो जितना ये बॉडी अर्थ के करीब जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, और जितना ये बॉडी अर्थ से दूर जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमें कहा गया है कि द अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीजेस, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन अभी जो है वो न्यूक्लियस के करीब आ गया है, और न्यूक्लियस के करीब आने से आपके साथ डिस्टेंस कम हो जाता है, और जब डिस्टेंस कम हो जाता है तो आपके साथ पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, जो चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट से लिया गया है। और इस क्वेश्चन में आपसे बताया गया है कि आप इसके एक यूनिट दिया गया है कि आप इसके डायमेंशंस को डिस्कस करें। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी कंफ्यूजिंग है क्योंकि मैं जो आंसर इसमें ला रहा हूं वो ऑप्शंस में मौजूद नहीं है। आप जरा देखें, वोल्ट पर मीटर इंटू फेरेड, ठीक है। अच्छा, वोल्ट पर एम्पेयर इंटू फेरेड। फेरेड आपको पता है कि फेरेड इक्वल होता है कूलम पर वोल्ट के। हमारे साथ फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू CV। तो आप अगर इस फॉर्मूला को जो है वो उसके लिए लिखें, Q इज इक्वल टू CV, आप इसको C के लिए लिखें तो Q बाई V आ जाएगा। तो Q बाई V का मतलब कूलम पर वोल्ट। तो आप इस वोल्ट को इस न्यूमरेटर में वोल्ट के साथ कैंसिल कर लें तो आपके साथ कूलम पर एम्पेयर आ जाएगा। उस कूलम की जगह आप एम्पेयर इंटू सेकेंड लिख लें तो एम्पेयर एम्पेयर भी कैंसिल हो जाएगा और आपके साथ यूनिट सिर्फ सेकेंड्स आ जाएगा। तो सेकेंड्स का जो डायमेंशन है वो आपके साथ है M0, L0, T1 और A0, और ये ऑप्शंस में मौजूद नहीं है। अगर आपको कोई दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट लग रहा हो तो काइंडली मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 वेक्टर्स एंड स्केलर्स से लिया गया है। आसान सा क्वेश्चन है कि अ वेक्टर कैन बी मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर may be a dimensionless, a dimensional scalar, a negative or all of the above। स्टूडेंट, सिंपल क्वेश्चन है, आप एक वेक्टर को सिर्फ एक नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नंबर नेगेटिव भी हो सकता है। इनके हमने क्लास में भी 7 केसेस डिस्कस किए थे जब हम किसी नंबर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। कोई भी रियल नंबर हो सकता है और वो नंबर एक स्केलर क्वांटिटी भी हो सकती है। जैसे लेट सपोज आप मोमेंटम में देखें, मोमेंटम में हम वेलोसिटी को मास के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब हम किसी वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ऑप्शन क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है हम ऑल ऑफ द अबव कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ से करते हैं, जो वर्क पावर का क्वेश्चन है, और इसको आप थर्मोडायनामिक्स के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें याद रखिए कि हमारे बुक में चैप्टर नंबर 4 में अगर आप एक टेबल देखें एफिशिएंसी पर, तो वहां पर इलेक्ट्रिक हीटर की एफिशिएंसी 100% शो हुई है। अगरचे ये बात गलत है अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लेकिन अगर बुक की बात करें तो आपके साथ 100% इफिशिएंसी इलेक्ट्रिक हीटर की होती है। वरना मैं आपको एक क्लियर बात बता दूं कि जब भी आप इलेक्ट्रिक हीटर ऑन करते हैं तो आपको साउंड एनर्जी भी सुनने में मिलती है और आपको लाइट एनर्जी भी सुनने में मिलती है, जो कि आपकी डिजायर्ड आउटपुट्स नहीं है। इलेक्ट्रिक हीटर का डिजायर्ड आउटपुट जो है वो आपके साथ हीट है, और वो हीट के साथ लॉसेस भी क्रिएट कर रहा होता है, तो उसकी इफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। तो लेकिन बहरहाल अकॉर्डिंग टू द बुक स्टेटमेंट आप इसका आंसर 100% लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। रोटेशनल मोशन से लिया गया है, उसका लास्ट टॉपिक है जिसमें हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को और रोटेशनल स्पीड ऑफ डिस्क को डिस्कस किया था। The velocity of disk at the bottom of the inclined plane is independent of the following। स्टूडेंट्स, इसमें जो डिस्क की वेलोसिटी के लिए हमने फॉर्मूला निकाला था, so that was 4/3 under the root 4/3 GH। तो इसका मतलब ये है कि ये डिस्क की वेलोसिटी जो है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो आपके साथ जो है स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, हूप की वेलोसिटी हमने अंडर रूट GH फाइंड की थी
और डिस्क की वेलोसिटी हमने √4/3gh फाइंड की थी। स्टूडेंट्स इसमें आप देखें तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है जो डिपेंडेंट है और वो है हाइट ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। मास से भी ये फार्मूला इंडिपेंडेंट है और रेडियस से भी ये फार्मूला इंडिपेंडेंट है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपके साथ ऑप्शन नंबर डी है कि मास से भी इंडिपेंडेंट है और रेडियस से भी इंडिपेंडेंट है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 फ्लूइड डायनामिक्स से लिया गया है और ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे ये क्वेश्चन है और इसको हम सॉल्व करेंगे A1V1 इज इक्वल टू A2V2 के फार्मूला से। द वाटर फ्लो थ्रू अ 1 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप विद स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड। What should be the diameter of the nozzle if the water emerges at 4 मीटर पर सेकेंड? ठीक है, तो स्टूडेंट्स नॉर्मली इस क्वेश्चन में आपको एरियाज गिवन नहीं है, डायमीटर्स गिवन है। तो सबसे पहले तो हमने अपने लिए डायमीटर का फॉर्मूला जो है वो बनाना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, A1V1 इज इक्वल टू A2V2। इसमें A1 की जगह आप पाई R1 स्क्वायर लिख लें और A2 की जगह आप पाई R2 स्क्वायर लिख लें। पाई और पाई को कैंसिल कर लें, फिर R1 की जगह D1/2 लिख दें, R2 की जगह D2/2 लिख दें और उन पे स्क्वायर्स भी ले लें। बहरहाल जब आप कैंसिलेशन करेंगे तो आपके साथ डायमीटर में भी फार्मूला आ जाएगा और वो होगा D1 स्क्वायर V1 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर V2। स्टूडेंट्स इसमें आप अपने लिए वैल्यूज पुट कर लें। D1 और V1 की वैल्यू तो 1 और 1 है, V2 की वैल्यू आपके साथ 4 है और D2 की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। D2 स्क्वायर की वैल्यू आपके साथ 1/4 आएगी और उस पर अंडर रूट ले लें तो आपके साथ D2 की वैल्यू 1/2 या 0.5 आ जाएगी। तो इसमें आपके साथ करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर डी है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सिंपल हार्मोनिक मोशन से है और वो आपसे ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू टोटल एनर्जी एट द एक्सट्रीम पोजीशन इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इक्वल टू। स्टूडेंट्स आसान सा क्वेश्चन है, आपके साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि एक्सट्रीम पॉइंट पर टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक्सट्रीम पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी दोनों असल में इक्वल होते हैं और इनको अगर आप रेशो लेंगे, इनको डिवाइड करेंगे तो आपके साथ 1:1 या सिंपली 1 आंसर आपके साथ आएगा। मीन पॉइंट पे टोटल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है और एक्सट्रीम पॉइंट पे टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपके साथ द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर इज 334 meter per second at a pressure P. What will be the speed of sound wave if the pressure is 4P? Students ये क्वेश्चन वेव से लिया गया है और वेव से ये क्वेश्चन जो है ये साउंड के डोमेन में आता है और ये क्वेश्चन रिलेटेड है फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड में। उसमें अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स तो हमने कहा था कि स्पीड ऑफ साउंड इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम पर डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम पर डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ साउंड मॉइस्चर पर डिपेंड करता है, विंड की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन स्पीड ऑफ साउंड स्टूडेंट्स प्रेशर से इंडिपेंडेंट है। ये जो फार्मूला हमने डिराइव किया था इसमें आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी आपको प्रेशर दिखाई नहीं दे रहा। तो प्रेशर चाहे P हो चाहे प्रेशर 4P हो, आपके साथ स्पीड ऑफ साउंड वही रहेगा और वो आपके साथ 334 मीटर्स पर सेकेंड ही होगा। स्टूडेंट्स लेप्लास करेक्शन में जो हमने एक फार्मूला पढ़ा था स्पीड ऑफ साउंड के लिए कि स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू RP डिवाइडेड बाय डेंसिटी, उस फार्मूला के लिहाज से आप देखें तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड तो प्रेशर के साथ रिलेटेड है, लेकिन जनरली स्टूडेंट्स इस फार्मूला को अब आप देखें जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो आपके साथ उस मीडियम की डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाती है, तो ओवरऑल रेशियो पर आपके साथ कोई असर नहीं पड़ता और जो कि इस फार्मूला में आप देख रहे हैं कि ये फार्मूला आपके साथ प्रेशर से इंडिपेंडेंट है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके साथ क्वेश्चन है एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो चैप्टर नंबर 9 वेव से लिया गया है कि इन मोनोक्रोमेटिक रेड लाइट
a blue book will appear as? स्टूडेंट्स याद रखें कि लेट्स सपोज अगर हमारे साथ जो है एक कलर है, ठीक है, तो वो हमें कैसे दिखाई देता है, वो कलर हमें क्यों दिखाई देता है? लेट्स सपोज एक बुक है और वो रेड बुक है, तो वो हमें रेड क्यों दिखाई देती है? स्टूडेंट्स इसका रीजन ये है कि जब उस रेड बुक पे वाइट लाइट पड़ती है तो वो सारे लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और सिर्फ रेड लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है, और वो रिफ्लेक्टेड रेड लाइट जब हमारी आंखों पे पड़ती है तो वो जो है आपके साथ हमें वो बुक रेड कलर का दिखाई देता है। ये प्लांट्स के जो आपके साथ लीव्स होते हैं ये हमें ग्रीन क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि आपके साथ इस क्लोरोफिल की वजह से वो प्लांट्स के लीव्स जो हैं वो ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, ग्रीन कलर को वो रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, बाकी सारे कलर्स को वो रिफ्लेक्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सिर्फ ग्रीन कलर को वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए हमें कलर ऑफ द प्लांट लीव जो है वो ग्रीन नजर आता है। तो स्टूडेंट्स अगर एक ब्लू बुक है तो उस ब्लू बुक की खासियत क्या होगी कि वो सिर्फ ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी वो किसी लाइट को भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो अगर हम उस ब्लू बुक पर रेड लाइट छोड़ देते हैं तो वो तो रेड लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा, और रिफ्लेक्ट करने के लिए तो उसे ब्लू लाइट मौजूद ही नहीं है, तो वो आपके साथ कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, और जब वो कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो हमें उसका कलर जो है स्टूडेंट्स वो हमें उसका कलर ब्लैक नजर आएगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और इसमें आपके साथ उसका कलर जो होगा वो हमें ब्लैक नजर आएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं जो आपके साथ थर्मोडायनामिक्स से लिया गया है और हीट इंजन के डोमेन में ये क्वेश्चन है। तो आसान सा क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं। सिस्टम आपके साथ दो हीट इंजन हैं, हीट इंजन ए और हीट इंजन बी। हीट इंजन ए जो है वो आपके साथ ऑपरेट कर रहा है 600 केल्विन और 250 केल्विन में। उसका हाई टेम्परेचर रिजर्वायर और लो टेम्परेचर रिजर्वायर जो है वो 600 केल्विन और 250 केल्विन है। और जो आपके साथ हीट इंजन बी है वो ऑपरेट कर रहा है आपके साथ जो हीट इंजन ए है वो 600 और 300 पे ऑपरेट कर रहा है, और जो इंजन बी है वो 400 और 250 पर ऑपरेट कर रहा है। तो बताना हमने ये है कि किसकी इफिशिएंसी ज्यादा है और किसकी इफिशिएंसी कम है। तो स्टूडेंट्स आप दोनों के लिए इफिशिएंसी फाइंड कर लें। आपके साथ फर्स्ट की इफिशिएंसी जो है वो 0.5 की इक्वल आती है क्योंकि उससे आंसर 1 - 1/2 आता है। सेकंड की इफिशिएंसी जो है वो 0.5 से लेस आती है। तो बात क्लियर हो गई कि आपके साथ मशीन ए की इफिशिएंसी ज्यादा है और मशीन बी की इफिशिएंसी कम है। तो आपके साथ इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है कि ए इज मोर इफिशिएंट देन मशीन बी। स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने जो पेपर स्टार्ट किया था 2019 का इंजीनियरिंग का पेपर, उसमें हमने 14 क्वेश्चंस कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर से दोबारा आगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।